हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। जीएसटी की कॉम्प्लाइंसेस में एक नया बर्डन बढ़ चुका है हमारे बिजनेसमैन के साथ में। मैं बात कर रही हूँ ई इनवॉइसिंग की। आपको पता ही होगा कि अभी तक तो ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर जो था वो 10 करोड़ तक था, तो उन पे ई इनवॉइसिंग जो था वो एप्लीकेबल था। लेकिन अब 1 अगस्त 2023 से ऐसे जीएसटी टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है उन पे भी अब ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया है। अब ऐसे बिजनेसमैन जिनके लिए ई इनवॉइसिंग नया है तो उनके मन में कई क्वेश्चंस आते होंगे कि ई इनवॉइसिंग कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, यदि हमारी एग्जाम सप्लाई है तो क्या करना है, किन किन पे ये ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, क्या कोई टैक्स पेयर्स जो है वो एग्जेम्प्ट भी है। तो सारे क्वेश्चंस जो है आज इस वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड हम आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। और हेल्पफुल लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपको ये तो पता ही है कि ऐसे जीएसटी टैक्स पर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी हो गया है 1 अगस्त 2023 से। लेकिन ये जो 5 करोड़ का लिमिट है ये किन ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है, कौन से सालों में 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेसिडिंग किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है किसी भी एक साल में, जब से जीएसटी आया है। जीएसटी आया है 2017-18 से, तो 2017-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक किसी भी साल में यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है, मान लीजिए 2017-18 में था आपका टर्नओवर 3 करोड़, 2018-19 में था 4 करोड़, 2019-20 में था 5 करोड़, और किसी रीज़न से मान लो आपका बिजनेस जो है लॉस में चला गया तो 2020-21 में था 2 करोड़ और 2022-23 में हो गया 1 करोड़। तो अब 2019-20 में जो आपका टर्नओवर था वो था 5 करोड़। तो अब पाँचों सालों में किसी एक साल में भी 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर आप पे ई इनवॉइसिंग जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा 1 अगस्त 2023 से। अब एक ये माइंड में भी ये भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए 2017-18 से लेके 2022-23 तक किसी भी साल में आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हुआ, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपको ऐसा लग रहा है कि इस साल मेरा टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का हो सकता है, तो तब फिर आप पे ई इनवॉइस क्या आप पे एप्लीकेबल होगा 1 अगस्त 2023 से या कब होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर आप पे ई इनवॉइस जो है वो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2024 से। ये तो बात हो गई ईयर की। अब बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है एग्रीगेट। तो अब ये जो टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर है इसमें कौन कौन से टर्नओवर इंक्लूड होंगे, क्या केवल जो टैक्सेबल सप्लाई होती है क्या वही इंक्लूड होगी? नहीं, यहाँ पर टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड सभी तरह की जो आपकी सप्लाई होती है, टर्नओवर होता है, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। इसीलिए यहाँ पर एग्रीगेट वर्ड यूज़ किया गया है। मतलब जो हम आपका P&L और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड में जितना भी आपका टर्नओवर दिख रहा है वो टोटल टर्नओवर देखा जाएगा इस लिमिट को देखने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ई इनवॉइस होता क्या है और कहाँ से बनाना है। तो गूगल पे आप जब ई इनवॉइस सिस्टम लिखेंगे तो ये वेबसाइट आएगी einvoice1.gst.gov.in। तो आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक वेब पेज आएगा, ई इनवॉइस 1 पोर्टल। इसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बोला जाता है, इन शॉर्ट में IRP। जब आप अपनी इनवॉइस की डिटेल यहाँ पे डालते हैं तो आपके इनवॉइस पे 3 चीज़ें, एक यूनिक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि 64 डिजिट का होता है वो आपके इनवॉइस पे दिख रहा है, आपका इनवॉइस डिजिटल साइंड है और आपके इनवॉइस पे QR कोड है। इस QR कोड में सभी चीज़ें शो होती हैं, या आपका रिसिपेंट का GST नंबर, सप्लायर का GST नंबर, आपका HSN कोड, आपकी कितनी टर्नओवर है, कौन से प्रोडक्ट पर डील करते हैं, सभी डिटेल्स आपके इस QR कोड में रहती हैं। तो यदि आपकी इनवॉइस पे इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, आपका इनवॉइस डिजिटल साइंड है और आपके इनवॉइस पे QR कोड भी दिख रहा है, तो यदि तीनों चीज़ें आपकी इनवॉइस पे है तो उसे ही हम बोलते हैं ई इनवॉइस।
अब हम बात करते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिन पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। फर्स्ट है सप्लाइज टू रजिस्टर पर्सन B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। यदि B2C है तो उन पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, केवल बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हीं पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। सप्लाइज टू सैज, मतलब यदि सैज डेवलपर्स हैं तो उन पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। यदि हम सैज यूनिट की बात करेंगे तो उन पर सैज जो ई इनवॉइस है वो एप्लीकेबल नहीं है, केवल सैज डेवलपर्स पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। एक्सपोर्ट के केस में भी यदि आप टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो आप पर ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सप्लाइज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यदि सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, लोकल अथॉरिटीज़ को या PSU को, इवन दोज हु आर रजिस्टर्ड सोलली फॉर TDS डिडक्शन अंडर GST, इस केस में भी आप पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा यदि आप एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन जिन पे ई इनवॉइस एग्जेम्प्ट है। सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि B2C के केस में ये ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। सप्लाई ऑफ नील रेटेड एंड होली एग्जेम्प्ट गुड, ऐसे टैक्स पेयर्स, ऐसे सप्लायर जिनकी नील रेटेड या केवल होली एग्जेम्प्ट सेल है या उनका टर्नओवर है, तो ऐसे केसेज में जो रिसिपेंट होता है उनके पास प्रूफ नहीं होता कि जो उनका सप्लायर है उनकी जो टर्नओवर है, उनकी जो सेल है वो नील रेटेड है, तो उस केस में सप्लायर जो है उनको जो उनकी एग्जेम्पशन है उसका डिक्लेरेशन ई पोर्टल पे देना पड़ता है। जब आप ई इनवॉइसिंग सिस्टम पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे ई इनवॉइसिंग एग्जेम्पशन डिक्लेरेशन का आपको ये टैब मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपका जो टर्नओवर है वो एग्जेम्प्ट है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा हेयर यू कैन सेलेक्ट द कैटेगरी इन विच यू आर एग्जेम्प्ट, किस कैटेगरी में आप एग्जेम्प्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। देन आपको सबमिट कर देना होगा अपना डिक्लेरेशन। जैसे ही आप यहाँ डिक्लेरेशन सबमिट कर देंगे तो वहाँ रिसिपेंट को भी अपडेट मिल जाएगा कि आपकी जो सप्लाई है, जो आपका टर्नओवर है वो एग्जेम्प्ट है। तो इससे रिसिपेंट को भी ये प्रूफ मिल जाएगा सप्लायर है उनकी जो सेल है वो नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है। अब हम बात करते हैं ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन्स की जिन पे ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे कि फर्स्ट है सैज यूनिट, जैसे कि मैंने बताया कि सैज डेवलपर्स हैं तो उन पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, ये सैज यूनिट है तो उन पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, इन पे भी ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड है गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेजेस। फोर्थ है सप्लायर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उनकी सप्लाई होती है तो भी आप पे इन पर जो ई इनवॉइसिंग है वो एप्लीकेबल नहीं है। फिफ्थ है सप्लायर्स ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। और भी इसके अलावा कई क्वेश्चंस हर बिजनेसमैन के माइंड में चल रहे होंगे जिन पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया है। जैसे कई ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने अभी तक कोई ERP सिस्टम भी यूज़ नहीं किया होगा। तो यदि आप ERP सिस्टम यूज़ नहीं किया होगा तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि यदि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है तो हम ई इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे, और यदि आपके पास आप ERP सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैसे ई इनवॉइस जनरेट करना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपने कोई ERP सिस्टम, अभी तक आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया अकाउंटिंग के लिए, तो भी आप अपने ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। ई इनवॉइस के पोर्टल पे दो टूल दिए गए हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं GEPP टूल और बल्क IRN जनरेशन। तो ये GEPP टूल जो है, जब आपके जो इन्वॉइसेस होते हैं बहुत कम होते हैं तो एक तरह की यूटिलिटी है, जैसे कि इनकम टैक्स में एक यूटिलिटी होती है उसी तरीके से ये एक तरह का यूटिलिटी है कि GEPP टूल जो है, जब आपके बहुत कम इन्वॉइसेस होते हैं तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए। और जब आपके जो इन्वॉइसेस है बहुत ज़्यादा है, लमसम में है, तब उस केस में आप बल्क IRN जनरेशन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये GEPP टूल जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये आपको कैसे काम करता है, कैसे आपको जनरेट करना है, उसका डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि यदि मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस फ्रॉम द ई इनवॉइस पोर्टल, ये वीडियो हमारे चैनल पे जल्द ही अपलोड होने वाली है। तो आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि यदि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई टैली ERP सिस्टम यूज़ करते हैं,
तब आपको अपना ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना है। तो उस केस में जो आप जहाँ से आपने अपना टैली सॉफ्टवेयर लिया है, आपका ERP सिस्टम है, तो वहाँ उनको आपको ई इनवॉइस सिस्टम से इंटीग्रेशन करवाना पड़ेगा। तब फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि यदि आप GEPP बल्क आयरन जनरेशन इस टूल का आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन यदि आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू ई इनवॉइस जनरेट करना बहुत ही इजी है, उसमें आप बहुत ही कम समय में अपना ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके माइंड में ऐसे भी क्वेश्चन चल रहे होंगे कि क्या जब हम मैनुअली इनवॉइस बना रहे हैं, अपने कस्टमर को दे रहे हैं, और जब ई इनवॉइस बना रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच में गैप हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जिस तरह से 1 अगस्त से ही ये नया 5 करोड़ जिनका टर्नओवर उनके लिए एप्लीकेबल हुआ है, तो अभी तो रिलैक्सेशन दी गई है कि प्रीवियस पीरियड के लिए भी आप ई इनवॉइस बना सकते हैं, मतलब गैप हो सकता है। लेकिन फिर आने वाले मंथ में ये रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाने वाला है। तब आपको जैसे ही आप मैनुअली इनवॉइस बनाते हैं उसी समय आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही अपने कस्टमर को आपको देना होगा। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अभी से ही अपने मैनुअली इनवॉइस और जो ई इनवॉइस है उनके बीच में गैप मत रखिए। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई ई इनवॉइस जनरेट किया ई इनवॉइस सिस्टम पर और वहाँ पे आपका जो इनवॉइस है कुछ गलत बन गया, तो क्या आप उसे एडिट कर सकते हैं? नहीं, आप एडिट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करने की भी एक ड्यूरेशन है, तो कि आप केवल 24 आवर्स में ही उस ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। 24 आवर्स के बाद में आप ई इनवॉइस जो आपने जनरेट किया है उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उस समय आपको कोई डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, सब कुछ डिटेल डालने के बाद जो इनवॉइस जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली डिजिटली साइन जनरेट होगा। इसके केस में जो RCM इनवॉइसेस होते हैं, क्या उस केस में भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल है? तो जी हाँ, यदि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म केस में यदि आपके रिसिपेंट टैक्स पे करता है तो उस केस में भी यदि आप एलिजिबल हैं ई इनवॉइसिंग के लिए तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। और इसके साथ साथ कई हमारे टैक्स पेयर्स को ऐसा भी कन्फ्यूज़न है कि क्या सर्विस के केस में भी ई इनवॉइसिंग जनरेट करना है। जी हाँ, सर्विस के केस में सेम तरीके से ही आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है, लेकिन आपको ई इनवॉइस जनरेट करते समय सर्विस के केस में SAC कोड को यूज़ करना है और आपको जो यह यूनिट रेट लिखते हैं उस जगह पे आपको अपनी टोटल प्राइस लिखनी है, जहाँ पे क्वांटिटी है उसकी जगह आपको 1 लिखना है। और इसके साथ साथ यदि फ्रेट चार्जेस की मैं बात करूं कि कई मेरे पास ये भी कमेंट है कि फ्रेट चार्जेस को कहाँ दिखाएं, तो इसे आप अदर चार्जेस में भी दिखा सकते हैं, लेकिन यदि एक लाइन आइटम है तो आप इसे एज ए GST कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो शिपिंग बिल नंबर है वो मैंडेटरी नहीं है डालना, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो आई होप आज की जो आपकी इनवॉइसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी वो सॉल्व हो गई होगी। और भी यदि कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब डिपार्टमेंट का ये भी प्लानिंग चल रहा है कि वो इस ई इनवॉइस सिस्टम को यूनिवर्सल कर दे, मतलब सभी के लिए ही एप्लीकेबल कर दे, कोई एलिजिबल कोई लिमिट ना लगे। तो यदि आप अभी तक 5 करोड़ से नीचे चल रहे हैं तो भी आप ई इनवॉइस सिस्टम को समझ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ईयर्स में अब ये सभी पर ही एप्लीकेबल होने वाला है। और ई इनवॉइस जनरेट कैसे करना है इसका वीडियो नेक्स्ट हमारे अपलोड कर दिया जाएगा हमारे चैनल पे। तो आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम उस पर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं, सर्कुलर आते हैं, उन्हें अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना CA को सब्सक्राइब करें।